हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन। सीआरपीसी स्टार्ट करी थी जिसमें चैप्टर 5 जो अरेस्ट के रिगार्डिंग बताता है कि अरेस्ट होता कैसे, कौन करता है, कब, कॉग्निजेबल ऑफेंस में कैसे होगा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट कैसे होगा। जो चैप्टर 5 सेक्शन 41 से 68 तक कंटेन करता है, जो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन भी कर लिए थे। आज से एक नया चैप्टर 6 जो कोर्ट को पावर देता है टू कंपेल द पर्सन फॉर देयर पर्सनल अटेंडेंस। किसी पर्सन को कंपेल कर सकता है कोर्ट। अगर कोर्ट को लगता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को ABCD किसी को भी उसे कोर्ट में बुलाना है, उसकी कोर्ट में अपीयरेंस करवानी है, तो चैप्टर 6 में कोर्ट के पास पावर दे रखी है, वो उस पर्सन को कंपेल कर सकता है। चैप्टर 6 और चैप्टर 7 कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे एक जैसे ही हैं, क्योंकि चैप्टर 6 में कोर्ट को पावर दे रखी है कि वो कोर्ट कंपेल कर सकता है किसी पर्सन की अपीयरेंस के लिए, कि कोर्ट को लगता है कि ABCDE कोई भी इस पर्सन की अपीयरेंस जरूरी है कोर्ट में, तो कोर्ट उसे कंपेल कर सकता है चैप्टर 6 में। वैसे ही चैप्टर 7 में कोर्ट को किसी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग लगता है कि डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, इस डॉक्यूमेंट की कोर्ट में अपीयरेंस होनी चाहिए, उस डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करना है, तो चैप्टर 7 में उस डॉक्यूमेंट को मंगा सकता है। चैप्टर 6 दोनों कंपेल करते हैं पावर को, मतलब कोर्ट को एक पावर देते हैं कि वो कंपेल कर सकता है किसी पर्सन को चैप्टर 6 में, और कंपेल कर सकता है किसी डॉक्यूमेंट की प्रेजेंस को चैप्टर 7 में। तो आज इस वीडियो में चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, जो कंटेन करता है सेक्शन 61 से लेकर 90 तक। चैप्टर 6 में क्या बताया? पावर ऑफ कोर्ट टू कंपेल द पर्सन फॉर देयर पर्सनल अटेंडेंस बाय यूजिंग द मोड आइदर बाय समन, वारंट और प्रोक्लेमिनेशन नोटिस। कोर्ट को कंपेल करना है कि इस पर्सन को कोर्ट में लेके आओ, तो कोर्ट मोड यूज़ कर सकता है सम्मन के थ्रू, वारंट के थ्रू या प्रोक्लेमेशन नोटिस के थ्रू। सम्मन के रिगार्डिंग जो प्रोसेस बता रखा है वो 61 से 69 तक बता रखा है। वारंट के रिगार्डिंग 70 से लेके 81 तक। प्रोक्लेमेशन नोटिस के रिगार्डिंग 82 से लेके 86 तक, और 87, 88, 89 और 90 मिसलीनियस बता रखे हैं। उसके अलावा कुछ प्रोसेस बता रखे हैं कि जब कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब हम सम्मन के साथ साथ वारंट भी इशू कर सकते हैं। तो ये चैप्टर 6 है जिसमें मैं दोबारा बता रहा हूँ, कोर्ट के पास पावर होती है, वो कंपेल कर सकता है प्रेजेंस ऑफ एनी पर्सन अगर कोर्ट को नेसेसरी लगता है। मोड क्या है? सम्मन, वारंट और प्रोक्लेमेशन नोटिस। तो आज सम्मन के रिगार्डिंग पढ़ेंगे जो सेक्शन 61 से 69 तक बताता है। तो सम्मन के रिगार्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज खाली सम्मन के रिगार्डिंग डील करेंगे चैप्टर 6 में, जो सेक्शन 61 से लेके 69 तक बता रखा है। सम्मन के रिगार्डिंग मतलब कोर्ट को अगर लगता है किसी पर्सन को अब बुलाना है, कोर्ट में बुलाना है, उसकी प्रेजेंस जरूरी है, उसका एग्जामिनेशन करना है, हमें उसको कोर्ट में बुलाना है, तो कोर्ट सम्मन इशू करती है, जो बता रखा है 61 से 69 तक। सबसे पहली बात, अब सम्मन क्या होता है? तो सम्मन डिफाइन कर रखा है हमारे सीआरपीसी के चैप्टर 1 में सेक्शन 2 में क्लॉज W में। 2W है, इसमें पनिशमेंट 2 साल से कम होती है। जिसमें पनिशमेंट 2 साल से कम है तो वो सम्मन केस है। और उसी की तरह अगर वारंट क्या होता है तो 2X में बता रखा है कि जिसमें पनिशमेंट 2 साल से ज़्यादा होती है वो वारंट केस है, जिसमें 2 या 2 साल से कम होती है वो सम्मन केस है। सम्मन 2W, वारंट 2X। तो आज खाली सम्मन के रिगार्डिंग बात करेंगे, जो कंटेन करता है 61 से 69 कि कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट को लगता है कि इस पर्सन की अपीयरेंस जरूरी है, और ये सम्मन केस है तो सम्मन केस के लिए 61 से 69 तक का प्रोसेस इशू करके उसको अब कंपेल कर सकते हैं कि आप अपीयर हो। सबसे पहली बात, सेक्शन 61 क्या कहता है? कंटेंट क्या होगा सम्मन का, सम्मन इशू कैसे होगा, कंपनी या कॉरपोरेशन या सोसाइटी को इशू करना है तो कैसे इशू होगा सम्मन, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इशू करना है तो सम्मन कैसे इशू होगा। तो ये पूरा प्रोसेस सेक्शन 61 से 69 तक में बता रखा है, जिसमें सेक्शन 61 में सिंपल एक कंटेंट बता रखा है, सम्मन का कंटेंट क्या होता है। तो एज पर सेक्शन 61 कंटेंट क्या है सम्मन का? या तो वो रिटर्न में होगा, पहली बात रिटर्न में होगा, डुप्लीकेट कॉपी होगी उसकी। जो डुप्लीकेट कॉपी होती है वो हम उस पर्सन को देते हैं जिसके नाम पे वो सम्मन इशू हुआ है, और ओरिजिनल पे उससे एंडोर्स करवा लेते हैं। ठीक है, पहली बात रिटर्न में होगा, दूसरा डुप्लीकेट कॉपी होगी, तीसरा उस पर्सन का नाम होगा जिस पर्सन के अगेंस्ट सम्मन इशू हुआ है,
चौथा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साइन होंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कोर्ट में जज होते हैं उन जज साहब के साइन होंगे उसमें। तो सेक्शन 61 सिंपल एक कंटेंट ऑफ हमें सम्मन बताता है। कंटेंट क्या होगा सम्मन का? तो भाई साहब वो राइटिंग में होना चाहिए, वो डुप्लीकेट भी होना चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साइन होंगे और जिस पर्सन के अगेंस्ट सम्मन इशू हुआ है उसका नाम होना चाहिए वहाँ पे। और 205 में अगर कोर्ट को लगता है कि उसे पर्सनली बुलाने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो एज पर सेक्शन 205 कोर्ट उसकी पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस कर देती है। आप उसके बिहाफ पे उनका एडवोकेट अपीयर हो जाता है सेक्शन 205 में। अब उसी हिसाब से ये सेक्शन 61 था जो हमने रीड किया 205 के साथ कि कंटेंट क्या है और अगर उसे पर्सनली नहीं बुलाना तो 205 में उसकी पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस कर दो। अब बात आती है सेक्शन 62 की। सेक्शन 62 क्या कहता है? सेक्शन 62 बताता है कि कोई भी अगर हमने सम्मन इशू कर दिया किसी के अगेंस्ट, अब वो सर्व कैसे होगा। तो 62 क्लॉज 1 हमें ये बताता है कि कोई भी हम अगर सम्मन सर्व होना है वो पुलिस ऑफिसर सर्व करेगा। जो भी सम्मन सर्व होना है पुलिस ऑफिसर सर्व करेगा जब तक स्टेट गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोई नोटिस नहीं निकाल देती कि सर्विस ऑफ सम्मन ऐसे होगी। अगर कोई नोटिस नहीं है तो एज पर सेक्शन 62 क्लॉज 1 कोई भी सम्मन है वो सर्व कौन करेगा? पुलिस ऑफिसर। क्लॉज 2 में कह रखा है कि जितना पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो सम्मन को पर्सनली सर्व करके आओ। और क्लॉज 3 में बता रखा है कि इफ रिक्वायर्ड सर्विंग ऑफिसर को लगता है तो वो एंडोर्स करवाएगा। मतलब जो एंडोर्स होता है ओरिजिनल पे वो भी मैंडेटरी नहीं है, अगर रिक्वायर्ड है तो सर्विंग अथॉरिटी सर्विंग ऑफिसर को लगता है कि मैंने इसे सम्मन सर्व कर दिया, डुप्लीकेट कॉपी उसे दे दी, बट इन फ्यूचर में भी ये ना आए तो इससे बढ़िया मैं इसको एक ओरिजिनल पे एंडोर्स करवा लेता हूँ। तो वो एंडोर्स करवा लेगा तो वो इस चीज़ का प्रूफ हो जाएगा, हाँ सम्मन तो उसे मिल गया पर वो उसको कंसील कर रहा है, उसके बाद भी अपीयर नहीं हो रहा। ठीक है, तो अभी तक 61 में हमने क्या पढ़ा था कि सम्मन का कंटेंट क्या है। रिटर्न होना चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साइन होंगे, जिसके अगेंस्ट सम्मन इशू हुआ है उसका नाम होगा और पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस करिए तो डिस्पेंस हो जाएगी। 205 के साथ हमने 61 को रीड किया था। 62 में बता रखा है कि कौन सर्व करेगा। क्लॉज 1 में हमने जनरल रूल बता दिया कि पुलिस ऑफिसर सर्व करेगा, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग कोई पर्सनल मतलब स्टेट गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक रूल निकाल देती है तो उस रूल के अकॉर्डिंग सर्व होगा। क्लॉज 2 में अगर पॉसिबल है तो पर्सनली सर्व करके आओ, और क्लॉज 3 में अगर सर्विंग ऑफिसर को लगता है कि नहीं मेरे को इससे एंडोर्स करवा लेना चाहिए तो अगर उसे लगता है तो वो एंडोर्स करवा लेगा। अब बात आती है सेक्शन 63 की। सेक्शन 63 कहता है अगर किसी कॉर्पोरेशन या सोसाइटी के अगेंस्ट हमें सम्मन इशू करना है, किसी कॉर्पोरेशन या सोसाइटी के अगेंस्ट सम्मन इशू करना है तो पुलिस सोसाइटी के नाम पे तो सम्मन इशू हो नहीं जाएगा, पुलिस सोसाइटी उठ के तो कोर्ट में अपीयर नहीं हो जाएगी। तो उसके लिए क्या होता है, सेक्शन 305 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंडर चैप्टर 24। चैप्टर 24 है जो CRPC का, वो बताता है जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग इंक्वायरी और ट्रायल। उसमें सेक्शन 305 बताता है कि अगर कोई भी इंक्वायरी और ट्रायल किसी कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट है, किसी सोसाइटी के अगेंस्ट है, तो सबसे पहली बात वो कॉर्पोरेशन और वो सोसाइटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनीज एक्ट में, और उसके बाद वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेंगी जो उनके बिहाफ पे उनको रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में। तो सम्मन भी उसको ही इशू होगा एज पर सेक्शन 63। 63 में अगर हमें कॉर्पोरेशन या सोसाइटी के अगेंस्ट सम्मन इशू करना है तो उस पर्सन के अगेंस्ट सम्मन इशू होगा जिसको उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव बना रखा है। और इसकी एक्सप्लेनेशन 63 में ये कह रखी है कि उस कंपनी के अगेंस्ट, उस सोसाइटी के अगेंस्ट सम्मन इशू नहीं होंगे जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो इन आई ऑफ लॉ एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, उसके अगेंस्ट सम्मन इशू ही नहीं होंगे। तो 61 में कंटेंट पढ़ लिया, 62 में प्रोसेस पढ़ लिया, 63 में हमने पढ़ लिया कॉर्पोरेशन और सोसाइटी के अगेंस्ट कैसे होंगे, जो हमने रीड किया 305 अंडर चैप्टर 24। अब बात आती है सेक्शन 64 की। मैंने बताया था कि जो भी हम सम्मन सर्व करते हैं, अब सपोज मेरे नाम पे कोई सम्मन इशू हुआ है तो सर्विंग ऑफिसर मेरे पास सम्मन लेके आएगा, डुप्लीकेट मेरे को दे देगा और मेरे से ओरिजिनल में एंडोर्स करवा लेगा। एंडोर्स वाला पॉइंट 62 क्लॉज 3 में, पर्सनली सर्व हो रहा है 62 क्लॉज 2 में, और एंडोर्स कर लिया तो ये माना जाएगा कि सम्मन सर्व हो गया, सम्मन का प्रोसेस यहाँ खत्म हो जाता है जैसे मैंने एंडोर्स कर दिया उसे। अब सिचुएशन ये है 64 में कि मैंने सम्मन तो मेरे नाम पे इशू हुआ
पर जब सर्विंग ऑफिसर मेरे घर आया तो मैं घर पे ही नहीं था, तब क्या प्रोसेस होगा, तब कैसे वो सर्विंग ऑफिसर जो है वो प्रोसीड करेगा आगे। तो उस टाइम सेक्शन 64 में उसको पावर दे रखी है कि अगर जिसके नाम पे सम्मन इशू हुआ है वो घर पे नहीं है तो सर्विंग ऑफिसर के पास पावर है, जो घर के अंदर कोई भी मेल एडल्ट मेंबर होगा, कोई भी मेल एडल्ट मेंबर होगा उसको ही सम्मन इशू होगा, उसको ही सम्मन दे दिया जाएगा कि इस पर्सन के नाम पे सम्मन इशू हुआ है, आप इसको एंडोर्स कर दो। अब मेल एडल्ट मेंबर उसे एंडोर्स कर देगा तो इसको ये माना जाएगा कि सम्मन सर्व हो गया। इन शॉर्ट, अगर मेरे नाम पे सम्मन इशू हुआ और मैं घर पे नहीं हूँ उस टाइम जब सर्विंग ऑफिसर मेरे घर आया था सम्मन देने, तो वो सम्मन मेल एडल्ट मेंबर, जो भी मेल एडल्ट मेंबर होगा, मेरे से बड़ा कोई भी एडल्ट मेंबर होगा, वो मेल होना चाहिए, मेरे फादर को भी सम्मन दे सकता है और उनसे एंडोर्स करवा लेगा। और जैसे ही वो एंडोर्स होगा वो ये माना जाएगा कि जो भी सम्मन है वो सर्व हो चुका है। और इसमें एक्सप्लेनेशन में एक बात कह रखी है कि जो भी सर्वेंट होता है हाउस का, घर में जो भी सर्वेंट है वो मेल एडल्ट मेंबर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो फैमिली मेंबर नहीं है। एक तो फैमिली मेंबर होना चाहिए और मेल एडल्ट मेंबर होना चाहिए, उसको ही सम्मन दिया जाता है। ये 64 में ये सिचुएशन बता रखी है कि जिसके नाम पे सम्मन इशू है वो अगर नहीं मिलता तो क्या होगा। अब ऐसे ही सेक्शन 65 बता रखा है, जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड वे ऑफ सम्मन, कि भाई उस बंदे को हम सम्मन सर्व कर रहे हैं, पर्सनली लेके गए एज पर सेक्शन 62 क्लॉज 2, वो नहीं मिल रहा, घर में गए, घर में ताला लगा है, अब कैसे सर्व करें। तो सब्स्टिट्यूट में ये है कि उसे एफिक्स कर दो। सर्विंग ऑफिसर के पास पावर है कि जो भी उसे सम्मन दिया है उसे वो सम्मन को लेके एफिक्स कर देगा, चिपका देगा पब्लिक प्लेस पे जो इजीली दिखे उसे, उसके घर के गेट पे चिपका देगा, ताकि जब भी वो घर पे आए, ऑफिस में आए, जब भी आए, वो उस सम्मन को देख सके। ये सब्स्टिट्यूटेड वे है जो 65 में बता रखा है कि एफिक्स कर दो सम्मन। भाई बंदा कहीं मिल ही नहीं रहा, घर पे गए, घर पे भी नहीं है, घर पे ताला लगा है, अगर घर पे हो तो भी मेल एडल्ट मेंबर को दे रहे 64 में, घर पे भी कोई नहीं है, ऑफिस में भी कोई नहीं है, अब क्या करें, तो एफिक्स कर दो। जैसे ही एफिक्स कर दिया ये माना जाएगा कि वो सम्मन सर्व हो गया है। और ऐसी जगह एफिक्स करना जो एसेसेबल हो, कि जब भी वो घर आए उसके घर के गेट पे लगाए, वो गेट पे देख ले कि सम्मन, हाँ मेरे नाम पे सम्मन इशू है, मेरे को कोर्ट में बुलाया, इस डेट को बुलाया। वो 65 में बता रखा है, सब्स्टिट्यूटेड वे ऑफ सम्मन भी कहते हैं। अब बात आती है सेक्शन 66 की। सेक्शन 66 में बता रखा है कि गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसके अगेंस्ट सम्मन कैसे इशू होगा, उसके अगेंस्ट सम्मन इशू करना है तो क्या प्रोसेस है। तो सेक्शन 66 में ये बता रखा है कि पहली बात, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना वो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं होना चाहिए, वो अभी भी उस गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहा है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय होना चाहिए। अगर उसके नाम पे अगर हमें सम्मन इशू करना है तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो भी उस गवर्नमेंट, जहाँ पे भी, जिस भी गवर्नमेंट ऑफिस में, गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो एम्प्लॉई है, वहाँ के मैनेजर को हम सम्मन देंगे, वहाँ के हेड को हम सम्मन देंगे, और वो जिस हेड को हम सम्मन देंगे वो उस पर्सन को सम्मन देगा कि भाई तेरे नाम पे सम्मन आया, तू उसको इस दिन इस कोर्ट में अपीयर हो जाइए। डायरेक्ट हम उस पर्सन को अप्रोच नहीं करेंगे जिसके नाम पे सम्मन है, नहीं, हम उस पर्सन के अगेंस्ट सम्मन, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके अगेंस्ट सम्मन डायरेक्ट इशू नहीं करेंगे, हम उस बंदे को देंगे जो उस गवर्नमेंट सोसाइटी, स्कूल, कॉर्पोरेशन का मैनेजर है, प्रिंसिपल ऑफिसर है, उसको देंगे, वो आगे उस पर्सन को देगा। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में सेक्शन 66 में बता रखा है। अभी तक हमने 61 में कंटेंट पढ़ लिया, 62 में सर्व कैसे होता है ये पढ़ लिया, 63 में बाय कॉर्पोरेशन और सोसाइटी के अगेंस्ट क्या प्रोसेस है वो पढ़ लिया, 64 में हमने पढ़ लिया कि भाई अगर घर में गए सर्विंग ऑफिसर, उसके घर गया, वो घर पे नहीं मिल रहा तो क्या प्रोसेस है। 65 में सब्स्टिट्यूटेड वे हो गया, 66 में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गई। अब बात आती है 67 की। 67 में होता है कि भाई जिस पर्सन के अगेंस्ट सम्मन इशू किया है ना वो आउटसाइड जुरिडिक्शन है, मतलब हरियाणा की कोर्ट ने सम्मन इशू किया है किसी, और वो बंदा जो है वो दिल्ली में है, मुंबई, ऐसी कई जगह है, तो क्या होगा, तो जो भी सर्विंग ऑफिसर है वो सम्मन लेके जाएगा उस एरिया में, जिस एरिया में वो है वहाँ के मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेगा पहले, उसके बाद सम्मन एग्जीक्यूट करेगा। ये 67 बता रहा है। 68 में ये बता रखा है कि ये सर्विंग ऑफिसर को एक पावर दे रहा है, एक सेफ गार्ड प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि भाई बहुत बार ये सिचुएशन हो जाती है, सर्विंग ऑफिसर ने सम्मन सर्व किया और पर्सन बाद में मतलब मना कर देता है कि मेरे पास ऐसा कोई सम्मन आया ही नहीं। तो इसके लिए हमें 62 क्लॉज 3 में सर्विंग ऑफिसर को हमने पावर दी थी कि इफ़ रिक्वायर्ड, अगर तुम्हें लगता है तो आप एंडोर्स करवा लो,
अब ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि उस तारीख मेरे को सम्मन इशू हुआ, मेरे को 12 तारीख को अपीयर होना था, 12 तारीख को मैं अपीयर हुआ, लेकिन उस दिन सर्विंग ऑफिसर वहाँ पे नहीं था। तो सर्विंग वो मैं मना भी कर सकता हूँ कि मेरे को सम्मन तो मिला ही नहीं, मैं डिनाई भी कर सकता हूँ इस चीज़ के लिए। या फिर मैं अपीयर नहीं हुआ और सर्विंग ऑफिसर भी उस दिन नहीं था, तो क्या प्रूफ कि उसने मेरे को सम्मन दे दिया तो मेरे को रिसीव हो गया है? क्या होता मेरी नॉलेज में ये चीज़ ना हो, तो उसके लिए क्या होता है, सर्विंग ऑफिसर एंडोर्स करवाता है और एफिडेविट लगाता है कि हाँ मैंने बंदे को सम्मन सर्व कर दिया है, और उस एफिडेविट के साथ जो ओरिजिनल सम्मन है जिस पे एंडोर्स किया है वो कोर्ट में सबमिट कर देता है, ताकि अगर वो उस दिन प्रेजेंस ना हो उसके बाद भी उस एफिडेविट से, उस एंडोर्समेंट से कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सके कि हाँ सम्मन सर्व हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी वो पर्सन कंप्लाई नहीं कर रहा। तो ये सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है सर्विंग ऑफिसर को कि भाई आपने अगर सम्मन सर्व कर दिया तो आप ओरिजिनल पे एंडोर्स करवा लो, और एंडोर्स करवाने के बाद एफिडेविट लगा के आप कोर्ट में सबमिट कर दो। ये 68 कहता है। लास्ट सेक्शन 69 ये कहता है कि किसी भी विटनेस के अगेंस्ट हमें सम्मन इशू करना है, कोई भी विटनेस है उसके अगेंस्ट हमें सम्मन इशू करना है, तो क्या प्रोसेस होगा? तो भाई कोई भी विटनेस के अगेंस्ट सम्मन इशू करना है तो वो बाय पोस्ट भी जा सकता है, जरूरी नहीं पोस्ट के थ्रू ही जाएगा। वो जो प्रोसेस 62 में वो दे रखे 3 पॉइंट कि पुलिस ऑफिसर सर्व करेगा, पर्सनली सर्व करेगा, वैसे भी सर्व हो सकता है, उसके साथ के साथ साइमल्टेनियसली उसको बाय पोस्ट भी जाएगा। सेक्शन 69 में ये बता रखा है। तो जनरली चैप्टर 6 में सम्मन का पॉइंट कुछ इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस यही बता रहा है कि सम्मन होता क्या है। उसके लिए हम सेक्शन 2 क्लॉज W में चले गए थे कि भाई वो कोई भी केस जिसमें पनिशमेंट 2 साल से कम है वो सम्मन केस है, इवन 2 साल है तो भी सम्मन केस है, क्योंकि वारंट की डेफिनेशन जो 2X में बता रखी है उसमें बता रखा है एक्सीडिंग 2 ईयर, 2 साल से ज़्यादा है तो वारंट है, लेकिन 2 साल या 2 साल से कम है तो वो सम्मन केस है। ऐसे ही सेम अगर सम्मन, तो चलो हमें पता लग गया होता क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, सिंपल भाई सम्मन जो इशू होगा वो ओरिजिनल में भी होगा, डुप्लीकेट भी होगा। जिसके अगेंस्ट सम्मन इशू हुआ है, मेरे अगेंस्ट अगर सम्मन इशू हुआ है तो मेरे को डुप्लीकेट दे दिया जाएगा, ओरिजिनल पे एंडोर्स करवा के सर्विंग ऑफिसर ले जाएगा, ताकि ऐसा प्रूफ हो सके कि हाँ मैंने सम्मन सर्व कर दिया है। बस ये सिंपल सा इतना ही प्रोसेस है सम्मन सर्व का। उसके बाद सिचुएशन दे रखी है 61 से 69 में, सिचुएशन दे रखी है कि भाई कॉर्पोरेशन और सोसाइटी के अगेंस्ट सम्मन कैसे सर्व होगा, तो 63 के अकॉर्डिंग देख लेना। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई जिसके अगेंस्ट सम्मन सर्व करना है, वो घर पे नहीं है लेकिन कोई और मेंबर है घर में, मेल एडल्ट मेंबर है, तो 64 के अकॉर्डिंग चले जाना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट करना है तो 66 में चले जाओ, आउटसाइड जुरिडिक्शन करना है 67 में चले जाओ। 68 हमें सेफ गार्ड देता है सर्विंग ऑफिसर को एफिडेविट और एंडोर्समेंट एक साथ लगाने की, और 69 विटनेस के अगेंस्ट करना है तो बाय 62 का प्रोसेस फॉलो करने के साथ साइमल्टेनियसली बाय पोस्ट भी इशू कर दो। सिंपल। चैप्टर 6 में पावर तो मतलब कोर्ट को यही दे रखी है ना, कंपेल करना है कि आप आ जाओ, तो सबसे पहले तो कोर्ट सम्मन ही इशू करेगी। सम्मन जब इशू करेगी तो भाई अगर वो पर्सन आ जाए तो आ जाता है तो ठीक है, वरना फिर वारंट इशू होंगी। वारंट का प्रोसेस मैंने बता दिया 70 से लेके 81 में बता रखा है। भाई साहब वारंट केस पे भी नहीं आ रहे, अब क्या होगा भाई, वारंट केस पे भी नहीं आ रहे तो अब प्रोक्लेमेशन नोटिस इशू होगा। नोटिस इशू होगा, अभी डिक्लेयर नहीं किया जा रहा प्रोक्लेम ऑफेंडर उसे, अभी नोटिस इशू हो रहा है 82 में। 82 क्लॉज 4 में डिक्लेयर किया जाता है, वो भी तब डिक्लेयर किया जाता है जब 82 क्लॉज 1 की कंडीशन 2 की कंडीशन कंप्लाई कर ली जाती है, 30 दिन का टाइम दे दिया जाता है उसे। उसके बाद प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है, उससे पहले प्रोक्लेमेशन नोटिस होता है 30 दिन तक वो 82 में जो क्लॉज 1 में बता रखा है, 82 क्लॉज 4 में डिक्लेयर कर दिया जाता है। फिर वो प्रोक्लेमेशन का कंसेप्ट अलग हो जाएगा, 85 में प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, वो सब अलग कंसेप्ट है। अब एक छोटी सी चीज़ थी, सम्मन क्या होता है, तो सम्मन पता लग गया क्या होते हैं भाई, वो सारे केस सम्मन केस होते हैं 2W के अकॉर्डिंग, इसमें पनिशमेंट 2 साल से कम है। ठीक है, सम्मन सर्व का प्रोसेस क्या होता है भाई, ओरिजिनल डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट जिसके अगेंस्ट सम्मन है, मेरे अगेंस्ट सम्मन है, मेरे को दे दिया जाएगा, मैं उस पर ओरिजिनल पे एंडोर्स करके उसे वापस दे दूंगा। जैसे ही एंडोर्स कर दिया वो प्रूफ हो गया कि सम्मन सर्व हो चुका है। अगर उसके बाद भी मैं पीएन नहीं होता एंडोर्स करने के बाद, तो ये मैं वो कंप्लाई नहीं कर रहा हूँ एज पर द कंडीशंस गिवन इन सम्मन के अकॉर्डिंग कंप्लाई नहीं कर रहा तो मेरे अगेंस्ट वारंट इशू हो जाएंगे। और उसके बाद सिचुएशन दे रखी है 63 में कॉर्पोरेशन के, 66 में गवर्नमेंट के, आउटसाइड जुरिडिक्शन 67 और सेफ गार्ड प्रोवाइड कर रखा 68 में। ये था सम्मन के रिगार्डिंग।
जो 61 से 69 तक हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में वारंट के रिगार्डिंग कर लेंगे 71 से 81 तक, उसके बाद प्रोक्लेमेशन 82 से लेके 86 तक। मिसलिनियस 87, 88, 89, 90 वो प्रोक्लेमेशन वाली वीडियो में ही कवर कर देंगे। थैंक्स अ लॉट।